ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इकोनॉमी है उसकी क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, किसी भी इकोनॉमी में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हर कोई फेस कर रहा है, एंड वो क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अब जब प्रोडक्शन की बात चल ही रही थी तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कर्व कैसा दिखता है। कर्व का हम किसे कहते हैं, जब भी हम किसी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो उसका नाम कर्व रख दिया जाता है। अब हम किस चीज का ग्राफ बना रहे हैं, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी। देखो आराम से समझेंगे कि ये ग्राफ हमें क्या दिखाना चाहता है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि आपके पास क्या है, दो गुड्स है, यहाँ पर वीट है और रैडिश है। दो गुड्स को गिवन रिसोर्सेज में आप किन किन क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके आगे कोई भी टेबल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर फोकस कीजिए या अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर ही फोकस कीजिए एंड वहाँ पर डिसाइड कीजिए कि आपकी फ़ोन का जो हाफ हिस्सा है आप उसमें वीट ग्रो कर रहे हैं, जो हाफ हिस्सा है उसमें आप रैडिश ग्रो कर रहे हैं। एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें हाफ हिस्से में वीट ग्रो हो रहा है एंड हाफ हिस्से में रैडिश ग्रो हो रहा है। 50-50% है दोनों चीज़ें। अब आप इसको ऐसे भी तो ग्रो कर सकते कि 20% एरिया में वीट उगा ले, बाकी 80% एरिया में रैडिश उगा ले। ऐसे भी तो ग्रो कर सकते कि 80% एरिया में वीट उगा ले और 20% एरिया में रैडिश उगा ले। एक ही एरिया को हम अलग अलग क्वांटिटीज में यूज कर, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे हम बात कर सकते हैं कि एक पीस ऑफ जो लैंड है उसको आप दो चीजों के लिए ऑल्टरनेट वेज में यूज कर सकते हो। ऑल्टरनेट वेज की हमारे पास पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, बताओ। वही पॉसिबिलिटीज प्रोडक्शन की हमें कौन दिखाता है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स का जो हमें दिखाता है कि कुछ ना कुछ रिसोर्स आपको दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप दो गुड्स को किन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, 0 रैडिश प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 90 वीट क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। फर्दर अगले पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप 20 रैडिश प्रोड्यूस करते हो तो 70 वीट प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर आप 30 रैडिश प्रोड्यूस करते हो तो 40 वीट ग्रो कर सकते हो। कहना क्या चाह रहा है कि गिवन जो आपका रिसोर्स है, डिफाइंड जो रिसोर्स है, डिफाइंड टेक्निक है, उसको यूज करके आप किन किन अलग कॉम्बिनेशंस में किन्हीं दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। इतनी सी बात क्या कहता है हमें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि प्रोडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोल रही है डेफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें पता लग गया कि तो क्या है, एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिखा क्या रही है, शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स की अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज, किन किन कॉम्बिनेशंस में हम उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज डिफाइंड है एंड हम उन्हें बिल्कुल एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बीइंग कांस्टेंट। जो रिसोर्सेज है, जो टेक्निक है, उनको हम मान के चल रहे हैं वो कांस्टेंट है। जो आपके सामने एक एरिया है, आप उतने में ही प्रोडक्शन कर रहे हो, वो एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम एक पर्टिकुलर डिफाइंड गिवन एरिया की ही प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ और नाम भी है। क्या है वो, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह दिया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह दिया जाता है, प्रोडक्शन बाउंड्री भी कह दिया जाता है। ये कुछ हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अलग अलग नाम हैं। एक आइडिया डेवलप कर पा रहे हैं हम कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। चलो फिर डेटा के साथ देखें। देखो, जो ग्राफ हम डिस्कस करके आए उसी ग्राफ का आपको एक टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वीट अगर आप 90 ग्रो करते हो तो आप कुछ भी रैडिश ग्रो
नहीं कर पाते हो। वीट अगर आप 70 kg ग्रो कर रहे हो तो 20 kg रैडिश प्रोड्यूस हो पा रहा है। वीट अगर आप 40 kg कर रहे हो प्रोड्यूस तो सिर्फ 30 kg रैडिश क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो पा रहा है। वीट अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हो तो हमारे पास 40 क्या हो जाता है, रैडिश प्रोड्यूस हो सकता है। तो बेसिकली ये आपको बंडल्स दे दिए गए। अभी हम इनको देखो नेम कर दे। ये हमें क्या दे दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट बंडल कि ए बंडल है, बी बंडल है, सी बंडल है और डी बंडल है। आप इनमें से क्या कर सकते हो, आप ये सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपके पास पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट डिफरेंट। आपको क्या करना है, इसमें से चूज करना है कि आप ए ऑप्शन चूज करना चाहते हो, बी ऑप्शन चूज करना चाहते हो, सी ऑप्शन यूज करना चाहते हो या डी ऑप्शन यूज करना चाहते हो। चीज हमें ध्यान में क्या रखनी है कि इस लाइन पे ये जो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज गिवन है और पूरे के पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आप उसे कंप्लीटली यूज कर रहे हो, आपने कुछ भी उसको छोड़ा नहीं है, राइट। और जो टेक्नोलॉजी है, हम मान के चलते कि उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, मेजर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं आया, क्योंकि अगर आएगा तो हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बेटर हो जाएगी। दिमाग लगाओ ना कि आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे आप लेबर से काम ले रहे हो। अब कोई ऐसी मार्केट में नई मशीन आती है जिससे प्रोडक्शन क्या हो सकती है, बेटर हो सकती है। अगर आप वो मशीन ले आते हो तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो हम मान के चलते हैं ताकि हम स्टडी कर सके कि जो हमारा रिसोर्स है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमें समझ क्या आ रहा है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर दो गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस हो रही है एंड इस लाइन पे हमारे रिसोर्सेस पूरी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 40 वीट का और कितना आया 10 रैडिश का। इस पॉइंट पे अगर हम कमेंट करना चाहे कि हमारे रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है। हम अपने पीस ऑफ लैंड को पूरा यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम पूरा यूज करते तो हम बढ़िया बेटर क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर हम किसी पॉइंट की बात करें जो इस लाइन के बाहर है, यहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी क्वांटिटीज क्या हो गई है, बेटर हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि हमारा पीस ऑफ लैंड उतना ही था एंड हम उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। तो जो पॉइंट बाहर है हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है, नया टेक्नोलॉजी नहीं है। किसको बात समझ में आ रही है, बोलो। क्लियर हुई इतनी बात कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बेसिकली हमें दिखा रहा है कि प्रोडक्शन की डिफरेंट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, राइट। तो देखो अभी हमने क्या बात की, जो भी पॉइंट हम इधर यूज कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, अगर हम उन्हें चूज करते हैं, उन प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को चूज करते हैं, तो हम रिसोर्सेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। लेकिन अगर हम इनसाइड करते हैं कंजम्पशन नहीं कहेंगे, इनसाइड करते हम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को चूज, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिसोर्सेस को हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। जो पीस ऑफ लैंड है हमने उनमें से आधा छोड़ दिया, आधे पर ही काम कर रहे हैं। अगर हम पूरे पे काम करें तो हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आधे पर ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। किसको बात समझ में आ रही है, बोलो। अंडर यूटिलाइजेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल हमें आम लाइफ में क्या दिख सकता है कि जो कोई भी कंट्री होती है, कंट्री में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते, यानी कि अगर उन लोगों को काम मिले, अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम पूरा यूज करें तो हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते। लेकिन उन लोगों के पास काम नहीं है, मतलब हम अपने रिसोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसलिए जहां हम हो सकते हैं, बेटर कंडीशन में हम हो सकते हैं, हम वहां नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बोलो बात समझ में आई। और क्या हमारी बुक कहना चाह रही है कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर है और इस लाइन के अंदर है,
वो सब है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? जिनको आप हकीकत में ला सकते हो। जो भी आप पूरा प्रोडक्शन अगर पूरी यूटिलाइज कर लो रिसोर्सेज को, वो पॉइंट्स भी आप ला सकते हो हकीकत में। और अगर आप पूरा यूटिलाइज ना करो, कम यूटिलाइज करो, तब भी उन पॉइंट्स को आप हकीकत में ला सकते हो। एग्जाम्पल पे ही रहो, पीस ऑफ लैंड था, आप उस पर पूरी लैंड को यूज करके वीट उगा लो, राइस उगा लो, तो आप इस लाइन पर एग्जिस्ट करोगे? वो कॉम्बिनेशंस आपकी हकीकत में पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए वो क्या बन जाते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर लैंड को पूरा ना यूज करे, आधा लैंड यूज करे, एफिशिएंटली पूरा फुल यूटिलाइज ना करे लैंड को, आधा लैंड यूज किया, वो भी हकीकत में पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप ना करो आधा लैंड यूज, पर उधर आप क्या कर रहे हो? रिसोर्सेस को अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, पर वो भी क्या है? अटेनेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका जो पीस ऑफ लैंड है, आप उससे ज्यादा लैंड में खेती बाड़ी कर सकते हो क्या? आपका पीस ऑफ लैंड है, आपके साथ में आपके दोस्त का पीस ऑफ लैंड है, एक पड़ोसी का पीस ऑफ लैंड, उसके लैंड में भी घुस जाओगे क्या रेडिश उगाने, वीट उगाने? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम अपने रिसोर्सेज से बाहर नहीं जा सकते। इस पॉइंट पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारी दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं, वीट है और जो रेडिश है, दोनों क्या कर गया? ग्रो कर गया। पर हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो हम मान के चलते कि इस पॉइंट तक हम हकीकत में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए इसका नाम है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। किसको बात समझ में आ रही है? पीपीसी समझ पा रहे हैं हम बेसिकली कि लाइन हमें दिखा क्या रही है कि प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। बोलो, बात समझ में आई? और हमें क्या कह रही है पीपीसी? क्या बात करेंगे कि ये जो पीपीसी की लाइन है, क्या ये शिफ्ट कर सकती है? क्या ये आगे को पीछे को बढ़ सकती है? हाँ, अब इस पर दिमाग लगाएंगे। देखो, अगर हम मार्क कर दे कोई पॉइंट यहां पर, यानी कि हमारा पीपीसी इस तरीके से दिख सकता है क्या? इस तरीके से दिखने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारे दोनों रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? इंक्रीज होने चाहिए। दोनों रिसोर्सेज नहीं कहेंगे, दोनों गुड्स जो है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। वो कब इंक्रीज होंगी? जब हमारा पीस ऑफ लैंड बढ़ जाए, यानी कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो हमारा दोनों गुड्स का प्रोडक्शन क्या कर सकता है? राइज कर सकता है। क्या ये पीछे भी आ सकता है? क्या पीपीसी फॉल बैक भी कर सकती है? इस पॉइंट तक भी आ सकती है। यहां पर हुआ क्या है कि हमारे जो दोनों गुड्स थे वो फॉल बैक कर गए, उनकी क्वांटिटी क्या हो गई है? श्रिंक हो गई है। हो सकता है फ्लड आ जाए, जमीन खराब हो जाए। हाँ, तो रिसोर्सेस पे बेसिकली क्या डिपेंड करेगा? हमारा शिफ्ट डिपेंड करेगा। हमारी जो पीपीसी है वो आउटवर्ड शिफ्ट भी कर सकती है और इनवर्ड शिफ्ट भी कर सकती है। आउटवर्ड कब शिफ्ट करेगी? जब दोनों गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि बेसिकली हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। बैकवर्ड कब शिफ्ट करेगी? डाउनवर्ड कब शिफ्ट करेगी? जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं? डिक्रीज हो गए हैं, क्योंकि दोनों चीजों की क्वांटिटी क्या कर गई है? रिड्यूस हो गई। किसको बात समझ में आ रही है? शिफ्ट समझ में आया? शिफ्ट क्या बोल रहा है कि जहां पे पीपीसी एग्जिस्ट कर रही है वहां से आगे, वहां से पीछे हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर आपके रिसोर्सेज क्या हो जाए? चेंज हो जाए। बात समझ में आ रही है? और क्या कंडीशन हो सकती है? टेक्नोलॉजी को भी तो फिक्स किया था, टेक्नोलॉजी भी तो बेटर हो सकती है। तो मान लो हुआ क्या कि आपकी जो रेडिश प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, नए किस्म के सीड्स आए हैं, एंड अब रेडिश क्या हो सकती है? ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है उतने ही पीस ऑफ लैंड में। तो पहले रेडिश कितनी प्रोड्यूस हो रही थी सेम पीस ऑफ लैंड में? 40। अब वो कहां चली गई है? 50 पे चली गई है। कहां चली गई है? 50 पे चली गई है। देखो यहां पे नोटिस क्या करना है, वीट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है टेक्नोलॉजी वाइज, तो वीट की क्वांटिटी क्या है? वहीं पे खड़ी है 90 की 90 पे। लेकिन रेडिश की क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, तो वो कहां पहुंच गई है? 50 पे पहुंच गई है, उतनी ही जगह में। तो रेडिश की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? बेटर हो गई। तो हमारा जो ओल्ड पीपीसी था वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है? एक जगह से उतना ही रहा, एक जगह से क्या हो गया? थोड़ा सा इंक्रीमेंट शो हो रहा।
अच्छा, अगर दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, व्हीट की भी और रैडिश की भी, तो क्या होगा, हमारा पीपीसी ओवरऑल ही आगे शिफ्ट कर जाएगा। समझ आ रही है बात? रैडिश की क्वांटिटी भी बेटर हो जाएगी और व्हीट की क्वांटिटी भी बेटर हो जाएगी, तो ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशंस फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। किसको बात समझ में आ रही है? बोलो। क्लियर हो रहा है कि पीपीसी के बारे में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, पीपीसी हमें क्या दिखा रही है, किस तरीके से पीपीसी शिफ्ट कर सकती है या रोटेट कर सकती है, राइट। अब हम क्या बात करेंगे कि जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी हम पढ़कर आ रहे हैं, इसके बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि हम निचोड़ निकालने वाले अब कि जो पढ़ के आए हैं उसे कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा, कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा। अब इसका रीजन समझ लो क्यों। हम हमेशा क्या बात कर रहे हैं, जितनी भी पीपीसीज हम देख कर आए हैं, हमने पीपीसी का शेप कुछ इस तरीके से बनाया। ऐसे शेप को बोलते हैं डाउनवर्ड शेपिंग कर्व। अगर हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बने, इसे बोलते हैं अपवर्ड शेपिंग कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो हमें बात क्या करनी है, हमें अपवर्ड के बारे में बात नहीं करनी है, हमें समझना है कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। डाउनवर्ड स्लोप कोई भी कर्व तभी करता है जब उसके जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है और जो x एक्सिस पे क्वांटिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यानी कि अगर मैं एक चीज़ को बढ़ाती हूँ तो दूसरी घट जाती है, दूसरी चीज़ को घटाती हूँ तो पहले वाली बढ़ जाती है। देखो हो क्या रहा था, एक पीस ऑफ लैंड था, यहाँ पे हम इतना वीट उगा रहे थे, रैडिश कुछ भी नहीं था। तो अगर मुझे उस पीस ऑफ लैंड पे रैडिश ग्रो करना है तो मुझे वीट की कुछ क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, हाँ या ना, क्योंकि पीस ऑफ लैंड तो फिक्स है, रिसोर्सेस तो फिक्स है। तो अगर मुझे ऐड करना है रैडिश को तो मुझे कुछ ना कुछ वीट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। थ्रू आउट द ग्राफ जब भी मैं एक चीज़ को बढ़ा रही थी, मेरी दूसरी चीज़ गिर रही थी, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था। किसको बात समझ में आ रही है? जब भी क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी हमारा ऐसा दिख रहा था, पीपीसी हमारा इस तरीके से तो नहीं दिखा कहीं भी, या पीपीसी हमारा इस तरीके से तो नहीं दिखा कहीं भी। बोलो क्यों नहीं दिखा? इस शेप को हम बोलते हैं कनकेव शेप। ये ऐसा क्यों था? इसका रीजन है इंक्रीजिंग MOC, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर ये जो कनकेव शेप है ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से है। एक रफ आइडिया समझेंगे इस लेक्चर में, फिर डिटेल में नेक्स्ट में बात करेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखो जितना आप लूज कर रहे हो वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था इन कंपैरिजन टू आपके गेन के। देखो अभी देखें, एक बार हमारा टेबल फिर से निकाल लेते हैं। ये देखो अभी समझ लेंगे पॉइंट, कोई डाउट नहीं है हमें। हमने क्या बोला कि जो हमारा कनकेव शेप बन रहा है, इस शेप को हमने क्या नाम दिया, कनकेव शेप्ड कर्व। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा पीपीसी है वो कनकेव शेप में बन रहा है इंक्रीजिंग MOC की वजह से। अब MOC के बारे में बाद में बात करनी है, तो हम रफली समझेंगे अभी कि बात क्या हो रही है। देखो आप कितना लूज कर रहे हो, 20 वीट, 20 kg वीट आपने लूज किया, कितना गेन किया, 20 रैडिश गेन कर ली। देन आपने क्या किया, कितना लूज किया, 30 वीट लूज किया, कितना गेन हुआ, 10। देन आपने क्या किया, 40 वीट लूज किया, कितना गेन हुआ। यहां पर हम क्या बात नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा लॉस है वो हर स्टेप के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गेन हमारा वहीं खड़ा है, देखो
उतना उतना ही जंप ले रहे हैं हम गेन का, हर बार हम 10 का ही जंप ले रहे हैं गेन में, लेकिन हमारा जो लॉस है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा होता क्यों है? आप जब भी कोई चीज़ ग्रो कर रहे होते हो, इनिशियली यहाँ पर आप वीट ग्रो कर रहे थे, आप इस चीज़ में बड़े माहिर हो, आपको ये चीज़ करनी आती है, लेकिन जब आप दूसरी चीज़ पर शिफ्ट होने की कोशिश करते हो तो आपको दूसरी चीज़ उतना बेटर करना नहीं आता, तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। वीट अच्छा ग्रो करना आ रहा था, उसे सैक्रिफाइस करते जा रहे हो कुछ गेन करने के लिए, गेन अभी उतना नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी अच्छे से ग्रो नहीं करना आता, वो अच्छे से वो चीज़ बनानी नहीं आती। हाँ, तो कंपैरेटिवली हम गेन उतना ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो सैक्रिफाइस है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यही रीजन है कि जो हमारा पीपीसी है वो इस शेप में बनता है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? इंक्रीजिंग लॉस के चक्कर में हमारा पीपीसी कुछ इस शेप में बन जाता है। बात समझ में आई? पीपीसी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़े कि एक तो पीपीसी क्या करेगी, डाउनवर्ड स्लोप करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। और एक पीपीसी कनकेव्ड शेप है। क्यों? क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, हम जो लूज कर रहे हैं हर स्टेप पे वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो हम गेन कर पा रहे हैं हमारे एडिशनल स्टेप पे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा चलो, अब हम ये लेक्चर को कंक्लूड कैसे करेंगे, फिर से चैप्टर के नाम पे जंप करके, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी हमने वहां से शुरू किया था। तो पीपीसी जो प्रोडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, ये हमें दिखाएगा कि वो तीनों प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। कैसे दिखाएगा? देखो क्या बोल रहा है पीपीसी। पीपीसी में हमें अभी तक ये तो पता लग गया ना कि हमारे पास पीपीसी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आप ए भी चूज कर सकते हो, बी भी चूज कर सकते हो, सी भी चूज कर सकते हो और डी भी चूज कर सकते हो। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ए प्रोड्यूस, बी प्रोड्यूस, सी प्रोड्यूस या डी प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे समझ सकते? अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ लो यहाँ पर हम कार्स बना रहे हैं एंड यहाँ पर हम ब्रेड बना रहे हैं। कूल, इस पॉइंट पर क्या बन रही है? कार्स बन रही है। इस पॉइंट पर क्या बन रही है? ब्रेड भी हटा लेते हैं, वीट लगा लेते हैं, लोग वीट उगा रहे हैं हम। तो जो वीट ग्रोइंग है वो क्या होगा? लेबर इंटेंसिव होगा। और जो कार्स है वो कैसे बनेंगी? ज़्यादातर मशीन से बनेंगी, तो कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो हमारी इकोनॉमी को हम पढ़कर आए हैं पहले, लेबर इंटेंसिव से क्या बेनिफिट होगा? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा। कैपिटल इंटेंसिव से क्या बेनिफिट होगा? एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। हाँ या ना? बोलो ये बात समझ आई थी कि नहीं आई थी? तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम ये ऑप्शन चूज करते तो हम क्या चूज कर रहे हैं? हाउ टू प्रोड्यूस का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज कर रहे हैं। अगर हम ये पॉइंट चूज कर रहे हैं तो हम क्या चूज कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज कर रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस के ऑप्शंस भी क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके बीच में भी हम चॉइस फेस कर रहे हैं। एक बात समझो कि पीपीसी हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, इन प्रॉब्लम्स को हम पीपीसी से आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। ये जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी हमने बनाई है, इसमें हम देख रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है। हाउ टू प्रोड्यूस का तो प्रॉब्लम है कि मैं लेबर इंटेंसिव करूं या कैपिटल इंटेंसिव करूं। व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम तो है कि मैं ए पे प्रोडक्शन करूं, पॉइंट बी प्रोडक्शन करूं, पॉइंट सी प्रोडक्शन करूं या पॉइंट डी प्रोडक्शन करूं। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, लास्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom में हमने कौन से दो सेक्शंस निकाले थे? रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। अब हमने क्या समझा था कि अगर हम रिचर सेक्शन के लिए गुड्स बनाते हैं तो हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या होगा? बेटर होगा। यानी कि हमारी पीपीसी जहां पहले है उससे बेटर हो जाएगी। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा था हमें? कि हम इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे थे।
तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम हमें पीपीसी कैसे दिखाती है कि आप या तो इस पीपीसी को चूज कर सकते हो, इनको नाम दे देते हैं KL, या तो आप KL पीपीसी चूज कर सकते हो, या फिर आप MN पीपीसी चूज कर सकते हो जो कि हायर है, जो कि रिच लोगों को गुड्स बेच के हम, या रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करके हम इस पीपीसी तक तो पहुंच गए। लेकिन इसका दिक्कत क्या था? सोचो सोचो, इसका दिक्कत क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस पीपीसी पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी राइज हो जाएगी। तो आप ये भी क्या करते हो, एक चॉइस फेस करते हो कि KL चूज करे या MN चूज करे। किसको समझ में आया? किसको समझ में आया कि पीपीसी कैसे इलिस्ट्रेट करता है, कैसे दिखाता है हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी? इतनी बात समझ में आ गई है सबको? अच्छा, तो अभी हमारा होमवर्क क्या है? यहाँ पर दो हमें क्या दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इन टेबल को ग्राफिकली ड्रॉ करना है। पेन उठा लीजिए, एक पेंसिल उठा लीजिए एंड अपनी कॉपी पे उसे ड्रॉ कीजिए प्रॉपर स्केलिंग से, एंड देन कमेंट कीजिए, देखिए कि उसका शेप कैसा बन रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उसका शेप उस तरीके से क्यों बना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड डू योर होमवर्क गाइस।